नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर दीपक सिंह बादल आपके बीच में सामान्य हिंदी व्याकरण भाग के अंतर्गत वर्णमाला विषय की व्याख्या को लेकर आज हम आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय वर्णमाला की विस्तृत व्याख्या को। सबसे पहले हम सभी जानेंगे वर्णमाला को एक नज़र में। ध्यान देते हैं वर्ण तालिका क्या है। जो हमारी वर्ण तालिका है तो साथियों ये स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर के बनी है क्या वर्ण तालिका। नंबर 1 पे है स्वर और नंबर 2 पे है व्यंजन। इन दोनों को जब आपस में मिलाया जाता है तो हमारी बन करके तैयार होती है वर्ण तालिका। फिर जो है हम देखेंगे स्वर को। स्वर दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है ह्रस्व स्वर और नंबर 2 है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर कौन कौन से होते हैं? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री। यानी ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। फिर है दीर्घ स्वर। दूसरा भेद जो स्वर का है वो है दीर्घ स्वर। अब दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, औ। यानी दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। तो आपने जाना इसमें स्वर के अंतर्गत कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व और दीर्घ। ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी है? 7। यानी कुल मिलाकर स्वर कितने हुए आपके? 11। स्वरों की संख्या कितनी हुई? 11। अब हम देखेंगे व्यंजन। व्यंजन कितने प्रकार के मूलतः होते हैं? तो पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन, चौथा है आगत व्यंजन और पांचवा है संयुक्त व्यंजन। अब हम एक एक को जानेंगे। सबसे पहले क्या है? स्पर्श व्यंजन। का वर्ग से पा वर्ग तक तथा अड़ा और ढा, यानी कुल मिलाकर स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 27। का वर्ग मतलब काखा गाघा अंगा, चा वर्ग मतलब चाछा जाझा इया, टा वर्ग मतलब टाठा डाढ़ा आड़ा, ता वर्ग मतलब ताथा दाधा ना, पा वर्ग मतलब पाफा बाभा माँ। यानी कितने वर्गीय व्यंजन हो गए? 25। और अड़ा ये वाला और ढा दोनों मिला करके स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी हुई हमारी? 27 आप देख रहे हैं। फिर है अंतस्थ व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से हैं? या, रा, ला, वा। और इनकी संख्या कितनी है? 4। कितनी है संख्या अंतस्थ व्यंजनों की? 4। अब इनको अंतःस्थ व्यंजन क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इनका हम उच्चारण करते हैं तो मुख विवर से जो हमारे वायु है वो बाहर की तरफ ना आकर अंदर की तरफ जाकर के स्थित हो जाती है, इसलिए इसको अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। फिर जो है अगला जो आपका व्यंजनों का भेद है वो है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म माने होता है गर्म। यानी शा है, शा है, सा और हा, ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन माने गए हैं। ऊष्म इनको इसीलिए कहते हैं क्योंकि क्या है, इनके उच्चारण में ऊष्मा जो है ज़्यादा हमारे मुख विवर से निकलती है या बनती है, इसलिए इनको ऊष्म। यानी इनके बोलने में जो वायु होती है हमारी वो गर्म या घर्षण के साथ में, रगड़ के साथ में निकलती है। फिर व्यंजनों का भेद है आगत व्यंजन।
आगत का मतलब क्या है? चूंकि ये हमारी हिंदी की देवनागरी वर्णमाला के नहीं है, बल्कि क्या है, ये बाहर से आए हैं। जैसे जा और फा है, आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? दो। जा और फा क्या है? ये अरबी फारसी की ध्वनियाँ हैं, इसलिए यानी क्या है, ये बाहर से आए हैं, इनको आगत कहा जाता है। फिर जो है व्यंजनों का भेद है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त इसलिए इनको कहा गया है क्योंकि क्या है, ये दो वर्णों के संयोग से बने हैं, दो वर्णों को जोड़ने से बने हैं। जैसे छत, त्रंग, ज्ञा और श्रा। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? इनकी भी संख्या है 4। जैसे आपका छत्री वाला छा है, तो ये कैसे बना है? का, हलंत, धन, शा, इन दोनों के योग से बना है छत्री वाला छा। फिर आप देख रहे हैं त्रा है, तो ये है ता, हलंत, धन, रा, इससे बना है ये आपका ये त्रा बना हुआ है। फिर जो है इसी में है अगला जो आपका व्यंजन, वो है ज्ञा। तो ज्ञा क्या है? ये जा है आपका, हलंत है, धन, इया, इन दोनों के योग से क्या बना है? ज्ञा। फिर आप देखेंगे इसी में एक और व्यंजन है, वो है संयुक्त व्यंजन श्रा। यानी ये जिसको आप श्री राम लिखते हैं, श्रा, तो ये कैसे बना है आपका? यानी ये शलजम वाला सा है और धन क्या है? रा, इन दोनों को मिला करके ये बना है आपका श्रा। तो संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4 है। यानी अभी तक आपने देखा है कि स्वर दो प्रकार के होते हैं, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। ह्रस्व की संख्या 4 है, दीर्घ स्वरों की संख्या 7 है। और व्यंजनों में आपने देखा कि स्पर्श व्यंजन है, अंतस्थ व्यंजन है, ऊष्म व्यंजन है, आगत व्यंजन है और संयुक्त व्यंजन है। यानी स्पर्श व्यंजनों की संख्या आपकी 25 है जो वर्गीय हैं, और दो डा और ढा दोनों को मिलाकर 27 होगी। और अंतस्थ व्यंजन 4 हैं, ऊष्म व्यंजन 4 हैं। तो कुल मिलाकर कितनी हुई है? ये सब मिलकर 33। और स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। कुल व्यंजनों की संख्या हो गई 41। और स्वर और व्यंजन मिला करके कुल संख्या कितनी हुई आपकी? 52। ये भी आपके ध्यान देने योग्य विषय है, क्योंकि ये परीक्षा में आपके पूछा जाएगा। फिर हिंदी वर्णमाला का हम जो है पुनः अवलोकन करते हैं। आइए जानते हैं क्या क्या है वर्णमाला में। हिंदी वर्णमाला पुनर्विलोकन। जिन वर्णों के उच्चारण बिना किसी अवरोध के, यानी बगैर किसी रुकावट के, अवरोध माने रुकावट, तो यानी बिना किसी अवरोध के तथा बिना किसी दूसरे वर्ण की सहायता से होता है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। यानी क्या है, जब स्वर का हम उच्चारण करते हैं या स्वर को हम बोलते हैं, तो वो क्या है, स्वर स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं, किसी की सहायता नहीं लेते हैं। फिर है जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? उनको कहते हैं ह्रस्व स्वर। जैसे आपने देखा था अभी छोटा आ, छोटा ऊ, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर हैं। और जिन स्वरों के उच्चारण में ह्रस्व स्वरों से अधिक समय लगता है, उनको क्या कहते हैं? दीर्घ स्वर कहते हैं। जैसे आपके बड़ा आ भी आपने देखा था, बड़ी ई देखा था, बड़ा ऊ देखा था, ये सब क्या है? दीर्घ स्वर हैं। आइए जानते हैं ह्रस्व स्वर हैं कौन कौन से। कौन कौन से हैं ह्रस्व स्वर? तो छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और इसे ऋषि, ये सब क्या है? ह्रस्व स्वर। और इनकी संख्या कितनी है? 4। फिर उसके बाद में है मूल स्वर। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ
और इसे ऋषि, तो मूल स्वरों की संख्या भी कितनी मानी गई है? 4। और हर्ष स्वरों की संख्या कितनी है? 4। आप देख रहे हैं जो आपके हर्ष स्वर हैं वही आपके मूल स्वर भी हैं। समझ रहे हैं ना? फिर उसके बाद में हम देखते हैं कि दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, ए, आए, ओ, आओ, ये सब क्या हैं? आपके दीर्घ स्वर, और इनकी संख्या कितनी है? 7। कितनी है? 7। फिर है दीर्घ संधि स्वर, यानी दीर्घ संधि स्वर का मतलब ये है कि ऐसे स्वर जो दीर्घ संधि में भी आते हैं। तो वो कौन कौन से हैं? बड़ा आ है, बड़ी ई है, बड़ा ऊ है, यानी ये सब क्या है? मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। फिर इसके उपरांत में क्या है? इसी में संयुक्त स्वर। संयुक्त स्वर कौन कौन से हैं? ए, ऐ, ओ, औ, यानी संयुक्त स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कितनी है संयुक्त स्वरों की संख्या? 4 है। फिर उसके बाद में हम इसी में देखते हैं, सबसे पहले एक चीज और हम साथ में जानते चलते हैं कि जो संयुक्त स्वर हैं इनको संयुक्त क्यों कहा गया है? क्योंकि क्या है, ये दो स्वरों के योग से बने हैं, इसलिए इनको संयुक्त स्वर कहते हैं। आपने देखा कि इनकी भी संख्या 4 है। फिर है आगत स्वर। क्या है? आगत स्वर। आप देख रहे हैं ये बड़ा बना है, लेकिन उसके ऊपर अर्धचंद्र बिंदु लगा है। और इसको आगत स्वर क्यों कहा गया है? चूंकि ये ध्वनि अंग्रेजी की है। किसकी है? अंग्रेजी की है। जैसे आप जब लिखते हैं क्या? डॉक्टर, डॉक्टर, तो डॉक्टर में क्या है? ये आपने ऊपर लगाया अर्धचंद्र बिंदु, तो ये क्या है? अंग्रेजी की ध्वनि है, और ये हमारी हिंदी वर्णमाला में आ गई है, इसलिए इसको आगत ध्वनि कहा गया है। फिर है अग्र स्वर। कौन सा है? अग्र स्वर। अब अग्र स्वर कौन कौन से हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए, ये सब क्या हैं? अग्र स्वर, और इनकी संख्या कितनी है? 4। अग्र स्वरों की संख्या कितनी है? 4। और अग्र स्वर इनको क्यों कहा गया है? क्योंकि जिह्वा के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण 3 प्रकार से किया गया है: अग्र स्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। अग्र स्वर इसलिए कहते हैं क्योंकि इन स्वरों का उच्चारण जिह्वा के अग्रभाग से होता है। फिर है आपका मध्य स्वर। मध्य स्वर केवल एक ही है, वो है छोटा आ, और मध्य स्वर इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण जिह्वा के मध्य भाग से होता है, इसलिए इसको मध्य स्वर कहते हैं। फिर है पश्च स्वर। पश्च स्वर कौन कौन से हैं? बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, और ये आ, आगत वाली ध्वनि, ये सब क्या है? पश्च स्वर। पश्च स्वर मतलब जिनके उच्चारण में जिह्वा का पीछे का भाग काम करता है। फिर है संवृत्त स्वर। सम माने बराबर, वृत्त माने वृत्त, यानी ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में हमारे मुख में क्या है? बराबर का वृत्त बनता हो। जैसे जब आप छोटी ई बोलते हैं, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, तो गोल गोल क्या है? वृत्त जैसा बनता है। और समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। ये सारे सवाल आपसे हर पंक्ति में, हर बिंदु पर जो है आपके सवाल बनने वाले हैं, जो आपके परीक्षा में भी हूबहू ऐसे ही नजर आएंगे। आपसे पूछा जाएगा इनमें से कौन सा समृद्ध स्वर नहीं है, तो नहीं है का पता आप तभी लगा पाओगे जब है की जानकारी आपको होगी। फिर है अर्ध समृद्ध स्वर। अर्ध माने आधा, सम माने बराबर, वृत्त माने वृत्त, यानी जिनके उच्चारण में क्या होता है? जिन स्वरों के हमारे मुंह का आधा वृत्त बनता है, इसलिए इसको अर्ध समृद्ध कहा गया है। जैसे ए है और ओ है। अर्ध समृद्ध स्वरों की संख्या कितनी है? 2। फिर है विवृत्त। विवृत्त स्वर कौन से हैं? बड़ा आ और ऐ, इनकी भी संख्या कितनी है? 2।
फिर है अर्धविवृत्त, यानी आधा वृत्त जिसमें बनता है। अर्धविवृत्त स्वर कितने हैं? 4 हैं। कौन कौन से? ए है, अ है, ओ है और औ, आगत ध्वनि जो है। फिर इसके बाद में आप देखेंगे कुल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 41। मूल व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33। स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? 25। ये सारे प्रश्न बनेंगे, बड़े ही महत्वपूर्ण हैं। उत्क्षिप्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। अंतस्थ व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। ऊष्म व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। आगत व्यंजनों की संख्या कितनी है? 2। संयुक्त व्यंजनों की संख्या कितनी है? 4। अभी आपने ऊपर देखा। फिर क्या है? संयुक्त व्यंजन, अभी आपको हमने बताया था, जो छत्री वाला छा है, का और षटकोण वाले सा के योग से बना है। और जो त्रा है, तो ये क्या है? ता धन रा के योग से बना है। ज्ञा है, जा धन या के योग से बना है। जो श्रा है, शा और रा के योग से बना है। फिर आप देखेंगे इसी के अंतर्गत का वर्ग की ध्वनियाँ। का वर्ग की ध्वनियाँ, तो का वर्ग में कौन आता है? काखा गाघा अंगा, यानी कितने हैं का वर्ग में? 5। फिर है चा वर्ग की ध्वनियाँ, चाछा जाझा इया, इसमें भी चा वर्ग में कितने हैं? 5। फिर और भी चीजें इसी के अंतर्गत हम देखेंगे। इन्हें भी जाने, क्या है? इन्हें भी जाने। पहले इसको ही जान लेते हैं हम। जिह्वा के आधार पर स्वर के प्रकार, ये प्रश्न आपसे बनेगा कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं। तो आपको पता होना चाहिए 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? अग्रस्वर, मध्य स्वर और पश्च स्वर। ठीक है, यानी आपसे अगर पूछा जाए कि जिह्वा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। फिर अब हम देखेंगे वर्ण विचार। वर्ण विचार में क्या क्या हमें देखना है, आइए देखते हैं। स्वर, छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री से ऋषि, ए, आए, ओ, आओ। तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11। फिर है ये जो अंक आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं अनुस्वार। ठीक है, और ये जो आ के ऊपर चंद्रबिंदु देख रहे हैं, इसको कहते हैं अनुनासिक। और जो आ के बाद विसर्ग देख रहे हैं, इसको कहते हैं विसर्ग। फिर क्या है? आगत ध्वनियाँ, यानी ये जो अर्ध चंद्र बिंदु आप देख रहे हो, और नीचे जो किसी वर्ण के नीचे ये बिंदी जैसा लगा होता है, इसको नुक्ता कहते हैं। तो ये अर्ध चंद्र बिंदु और नुक्ता, ये दोनों क्या हैं? हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। फिर हम देखेंगे वर्गीय व्यंजन। का वर्ग, काखा गाघा अंगा, ये आप का वर्ग देख रहे हैं। चा वर्ग, चाछा जाझा इया। टा वर्ग, टाठा डाढ़ा आड़ा। ता वर्ग, ताथा दाधा ना। पा वर्ग, पाफा बाभा माँ। फिर इसके बाद में क्या है? अंतस्थ व्यंजन, यारा लावा 4 हैं। ऊष्म व्यंजन शाखा साहा 4 हैं। अभी तक कुल व्यंजन कितने हुए? 33। और क्या है? संयुक्त व्यंजन छत्रंग्या और श्रा, ये कितने हैं मिला करके? 4। इसी के साथ में कुछ और भी ध्वनियाँ हमको देखनी है। ये जा और फा, ये क्या है? हमारी आगत ध्वनियाँ हैं। ये भी क्या है? अरबी और फारसी से आई है। फिर डा और ढा, इसको उत्क्षिप्त भी कहते हैं और द्विगुण भी कहते हैं।
और ये भी पूछा जाता है कि वर्णमाला में उच्छिप्त वर्ण कौन कौन से हैं या इनकी संख्या कितनी है, तो अड़ा और ढा है और इनकी संख्या कितनी है, 2 है। और वर्गीय व्यंजन का जो पंचम वर्ण है अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इनको जो है पंचम वर्ण भी कहा जाता है, ये भी आप जानते चलिए। फिर है टा वर्गीय ध्वनियाँ। टा वर्ग में कौन कौन सी ध्वनियाँ हैं, टाठा, डाढ़ा, अड़ा और डा और ढा, ये भी इसी में आता है। फिर ता वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी हैं, ताथा, दाधा, ना। पा वर्ग की ध्वनियाँ कौन सी हैं, पाफा, बाभा, मा। अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, यारा, लावा। ऊष्म व्यंजन कौन से हैं, शा, खा, साहा। आगत व्यंजन कौन से हैं, जा और फा। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं, छ, त्रंग, या और श्रा। फिर क्या है इसी में आगे, अर्धस्वर कौन कौन से हैं। अर्धस्वर इनको कहते हैं, बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न ये बनेगा आपकी परीक्षा में। अर्धस्वर कौन है, या और वा। लुंठित व्यंजन कौन सा है, रा। पार्श्विक व्यंजन कौन सा है, ला। ऊष्म संघर्षी व्यंजन कौन से हैं, सा, शा, शा, हा। ये क्या है, ऊष्म संघर्षी हैं। उच्छिप्त व्यंजन कौन से हैं, अड़ा और ये ढा। ठीक है। फिर हम जानेंगे क्या अघोष व्यंजन कौन से हैं। अघोष व्यंजन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के पहला तीसरा वर्ण तथा फा, शा, श और सा, ये सब क्या हैं, अघोष व्यंजन है। यानी हर वर्ग का जो पहला होगा, दूसरा होगा और ये मिला करके कौन से होंगे, अघोष व्यंजन कहलाएंगे। अघोष इनको इसलिए कहते हैं चूंकि इनके उच्चारण में हमारे मुख विवर में जो स्वर तंत्रियां होती हैं वो झंकृत नहीं होती हैं, इसलिए इनको अघोष व्यंजन कहते हैं। फिर क्या है, सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन मतलब ये होता है जिसके उच्चारण में हमारे मुख विवर के अंतर्गत स्वर तंत्रियां झंकृत होती हैं, अर्थात झनकार करती हैं। सघोष व्यंजन होते कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग के तृतीय, चतुर्थ, पंचम वर्ण तथा अड़ा, ढा, जा, रा, ला, वा, हा एवं सभी स्वर सघोष हैं। यानी स्वर क्या हैं, जितने भी स्वर हैं वो सब सघोष हैं। इतना तो आपको निश्चित मानकर चलना है। अगर स्वर से पूछ लेता है कि स्वर में कौन सघोष होता है, तो सभी स्वर कैसे हैं, सघोष हैं। और प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण तथा ये सारे। फिर हम जानेंगे अल्प प्राण व्यंजन। अल्प माने कम, प्राण माने वायु, यानी ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में हमारी मुख्य विवर से कम वायु निकलती है, उनको अल्प प्राण कहते हैं। अब अल्प प्राण हैं कौन कौन से, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पंचम वर्ण तथा चारों अंतस्थ वर्ण, ये सब क्या हैं, अल्प प्राण कहलाते हैं। जो वर्ग में जाएंगे तो पहला, तीसरा, पांचवा और चारों अंतस्थ वर्ण, ये सब अल्प प्राण व्यंजन होते हैं। फिर है महाप्राण व्यंजन। तो जानिए किसे कहते हैं महाप्राण व्यंजन। महा माने ज्यादा, प्राण माने वायु, अर्थात ऐसे व्यंजन जिनके बोलने में हमारे मुख विवर से ज्यादा वायु का प्रयोग करना पड़ता है या ज्यादा वायु उनके प्रयोग करने पर निकलती है। और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा वर्ण तथा ये चारों ऊष्म वर्ण, यानी प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा और चारों ये ऊष्म, शा, षा, सा, हा, ये सब क्या है, महाप्राण व्यंजन है। फिर है नासिक्य व्यंजन। नासिक्य मतलब जिनके उच्चारण में या बोलते समय नासिका का भी प्रयोग होता है या करना पड़ता है, उनको नासिक्य व्यंजन कहते हैं। जैसे अंगा आप बोलते हैं, नाक में वायु बाहर आ रही है, नाक को स्पर्श कर रही है, या नाक का प्रयोग हुआ। ठीक है। अड़ा
नाक का प्रयोग हुआ, ना नाक का प्रयोग हुआ, माँ बोलते हैं तो नाक का प्रयोग हुआ, इसलिए इनको नासिक व्यंजन कहते हैं। फिर है क्या, कंठ वर्ण। कंठ मतलब जिन वर्णों के उच्चारण में हमारे मुख्य कंठ का प्रयोग होता है, इसलिए इनको कंठ वर्ण कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, अह, क, ख, ग, घ, अंगा, हा, ये सब क्या है, कंठ वर्ण हैं। आप बोल करके देख रहे हैं तो क्या है, इसमें हमारे मुख्य कंठ का प्रयोग हो रहा है, इसलिए इनको कंठ वर्ण कहते हैं। फिर अब हम जानेंगे तालव्य वर्ण। तालव्य मतलब ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे तालु का प्रयोग होता है या जिह्वा हमारे तालु भाग को स्पर्श करती है। जैसे चा, छा, जा, झा, इया, अड़ा। ठीक है, इसका सूत्र है इचु यशानाम तालुहु। फिर है मूर्धन्य व्यंजन, यानी ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में हमारे मुख विवर के अंतर्गत मूर्धा का प्रयोग होता है या जिनके उच्चारण में हमारी जिह्वा मूर्धा को स्पर्श करती है। जैसे टा, ठा, डा, ढा, अड़ा। ठीक है, और इसका सूत्र क्या है, ऋतु रसाणाम मूर्धा। फिर है दंत व्यंजन, ऐसे व्यंजन जिनके उच्चारण में दांतों का प्रयोग होता है या जिह्वा हमारे दंत भाग को स्पर्श करती है, उनको दंत व्यंजन कहते हैं। दंत व्यंजन कौन है, ता, था, दा, धा, ना। फिर है ओष्ठ व्यंजन। ओष्ठ व्यंजन इसलिए कहते हैं जिनके उच्चारण में हमारे होठों का प्रयोग होता है या जिह्वा हमारे होठों को स्पर्श करती है। और ओष्ठ व्यंजन कौन कौन से हैं, पा, फा, बा, भा, मा। फिर है दंतोष्ठ व्यंजन। दंतोष्ठ व्यंजन, अब दंतोष्ठ किसे कहते हैं, जिनके उच्चारण में दांत और होंठ दोनों का प्रयोग होता है, उसे दंतोष्ठ कहते हैं। जैसे बा, तो बा जब हम बोलते हैं तो दांत का भी प्रयोग होता है और होंठ का भी प्रयोग होता है। फिर है अयोगवाह, क्या है, यानी अनुस्वार जो ऊपर बिंदी लगी होती है या चंद्र बिंदी लगी होती है और जो आ के बाद या किसी वर्ण के बाद में विसर्ग लगे होते हैं, तो अनुस्वार और विसर्ग ये दोनों क्या हैं, हमारे अयोगवाह हैं। फिर क्या है, स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि। कैसी है, काकल्य ध्वनि है और स्पर्श रहित है। स्पर्श रहित काकल्य ध्वनि, स्वर यंत्रमुखी, घोष ध्वनि, ऊष्म ध्वनि, यानी इतने प्रकार का वर्ण कौन सा है, हमारा हा है। इसको आपको विशेष ध्यान देना है। स्पर्श रहित है, काकल्य ध्वनि यानी जिसके उच्चारण में क्या है, कौवे का प्रयोग होता है, जो आप कहते हैं एक हमारे मुंह के अंदर लटकता हुआ जो भाग होता है। स्वर यंत्रमुखी और घोष भी है, ऊष्म भी है, सब प्रकार का व्यंजन कौन सा है, हा है। फिर इसके बाद में अब हम देखेंगे क्या, स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। स्वरों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। सबसे पहले क्या है, वर्ण नाम क्या है, कंठ, और इसका उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। ह्रस्व स्वर है ये छोटा आ, दीर्घ स्वर है ये बड़ा आ, और निरनुनासिक या मौखिक स्वर बोलते हैं छोटा आ या बड़ा आ, और अनुनासिक स्वर क्या है, अंक और आ। ये सब क्या है, कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। यानी छोटा आ ह्रस्व स्वर है, बड़ा आ दीर्घ स्वर है, छोटा आ बड़ा निरनुनासिक मौखिक स्वर हैं, और अनुनासिक स्वर आ, ये सब क्या है, कंठ से बोले जाने वाले स्वर हैं। फिर क्या है, तालव्य नाम वर्ण है। उच्चारण स्थान क्या है, तालु। मुख के भीतर की छत का पिछला भाग, यानी तालु का स्पर्श जहाँ होता है। ह्रस्व स्वर है छोटी ई, दीर्घ स्वर है बड़ी ई, निरनुनासिक मौखिक स्वर है छोटी ई, और अनुनासिक स्वर है ई आप बोलते हैं।
तो इन सब का उच्चारण क्या है? तालु, इसलिए इनको तालव्य स्वर भी कहते हैं। फिर वर्ण नाम है मूर्धन्य, उच्चारण स्थान क्या है? मूर्धा, यानी मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। कंठ तालु, इसको कंठ तालव्य कहते हैं। कंठ ओष्ठ, इसको कंठोष्ठ कहते हैं। अब मूर्धा से कौन स्वर बोला जाता है? ऋ से ऋषि। और दीर्घ स्वर क्या है? ए ऐ ओ औ। ये ए ऐ है, ये कंठ तालव्य है, और ओ औ ये कंठ ओष्ठ है। फिर है इसी में ओष्ठ, नाम वर्ण है, उच्चारण स्थान ओष्ठ है या ओठ है। ह्रस्व स्वर क्या है? छोटा ऊ है। दीर्घ स्वर बड़ा ऊ है। ये दोनों क्या है? ओष्ठ के प्रयोग से बोले जाते हैं। फिर इसके उपरांत हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण व उच्चारण स्थान। बड़ी ही लंबी और महत्वपूर्ण श्रृंखला है स्वर और व्यंजनों की, लेकिन आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही लाभदायक व महत्वपूर्ण है। देखते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण व उनका उच्चारण स्थान। वर्ण नाम है कंठ, उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। अघोष और अल्प प्राण है। ये का क्या है? अघोष भी है और अल्प प्राण भी है। खा क्या है? ये अघोष है लेकिन महाप्राण है। गा आपका सघोष है लेकिन अल्प प्राण है। और घा क्या है? ये सघोष है लेकिन महाप्राण है। फिर है अंगा, तो अंगा क्या है? ये सघोष भी है, अल्प प्राण भी है, और नासिक की वर्ण भी या नासिक व्यंजन भी है। फिर वर्ण नाम है तालव्य, उच्चारण स्थान है तालु। मुंह के भीतर की छत का पिछला भाग। तो तालव्य में कौन कौन से आते हैं? चा, चा क्या है? ये अघोष है लेकिन अल्प प्राण है। छा ये अघोष है लेकिन महाप्राण है। जा और जा ये दोनों सघोष हैं और अल्प प्राण हैं। झा ये सघोष है लेकिन महाप्राण है। और इया क्या है? ये भी सघोष है, अल्प प्राण है और नासिक है। फिर वर्ण नाम है मूर्धन्य, उच्चारण स्थान मूर्धा है। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। टा, टा ये क्या है? अघोष है, अल्प प्राण है। ठा ये अघोष है लेकिन महाप्राण है। डा सघोष है लेकिन अल्प प्राण है। और ड़ा ढा ये क्या है? सघोष है लेकिन महाप्राण है। और अड़ा ये क्या है? सघोष, अल्प प्राण और नासिक की है। फिर वर्ण नाम है दंत, उच्चारण स्थान है ऊपरी दांतों के निकट से। जैसे कि ता ये क्या है? अघोष है, अल्प प्राण है। था ये अघोष है लेकिन महाप्राण है। दा ये सघोष है लेकिन अल्प प्राण है। और धा ये सघोष है लेकिन महाप्राण है। और ना क्या है? सघोष है, अल्प प्राण और नासिक की है। फिर है ओष्ठ, ओष्ठ में क्या है? दोनों ओठों से इसका उच्चारण स्थान है। जैसे कि पा है, ये अल्प प्राण है, अघोष है। फा है, ये अघोष है लेकिन महाप्राण है। बा क्या है? सघोष है लेकिन अल्प प्राण है। भा ये सघोष है लेकिन महाप्राण है। और माँ सघोष है, अल्प प्राण है और नासिक की है। फिर वर्ण नाम है तालव्य, उच्चारण स्थान है तालु। मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। जैसे कि शलजमाला सा और या, ये दो ही वर्ण ऐसे हैं। तो ये शा क्या है? अघोष है, महाप्राण है। और या क्या है? सघोष है और अल्प प्राण है। फिर देखेंगे वर्ण नाम है तालव्य, उच्चारण स्थान क्या है? तालु, मुंह के भीतर की छत का अगला भाग। ये शा और या हो चुके हैं। फिर है वर्त्स, उच्चारण स्थान क्या है? दंत यानी दांत और मसूड़े दोनों के प्रयोग से। जैसे कि सा है, रा और ला। फिर है दंतोष्ठ, यानी ऊपर के दांत और निचला होठ इनका उच्चारण स्थान है। जैसे कि वा। फिर है मूर्धन्य, मूर्धन्य मतलब मूर्धा, भीतर की छत का अगला भाग हमारे मुंह के अंदर। जैसे कि शा, षटकोण वाला शा का प्रयोग करते हैं। फिर है स्वर यंत्री, स्वर यंत्री मतलब स्वर यंत्र कंठ के भीतर के स्थित जो मूल भाग है।
तो इससे स्वर यंत्र से कौन बोला जाता है? हा, यानी हा का उच्चारण स्थान है ये स्वर यंत्र। फिर है उत्क्षिप्त वर्ण नाम है, जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके से नीचे की साथ आए, उसे क्या कहते हैं? उत्क्षिप्त व्यंजन या वर्ण कहलाते हैं। यानी जिनके उच्चारण में जीभ ऊपर उठकर झटके के साथ नीचे को आए, जैसे कि ये वाला ड़ा है और ये वाला ढा है। दो ध्वनियाँ जो हैं हमारी वर्णमाला में, जिनको उत्क्षिप्त कहा गया है। फिर आगत या ग्रहित ध्वनियाँ। आगत मतलब कहीं दूसरी जगह से आई हैं, या ग्रहित मतलब दूसरी जगह से ग्रहण की गई हैं। का स्पर्शी, खा गा जाफा, यानी खा गा जाफा के नीचे आप बिंदी जैसा देख रहे हैं, ये क्या है? इसको नुक्ता कहते हैं। और ये सब क्या हैं? आगत ध्वनियाँ हैं जो अरबी फारसी से आई हैं। और अयोगवाह भी आपने ऊपर भी देखा था, जो चंद्रबिंदी जैसा ऊपर लगता है, अनुस्वार उसको कहते हैं। और विसर्ग जो किसी वर्ण के बाद लगता है। तो अंक और अह ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ हैं। फिर हम देखेंगे अनुस्वार और अनुनासिक में फर्क क्या है, अंतर क्या है। अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है। यानी क्या है? अनुस्वार के उच्चारण में नाक से अधिक सांस निकलती है और मुख से कम निकलती है। जैसे अंग बोला, अंक बोला, अंश आदि। अनुनासिक में क्या है? अनुनासिक के उच्चारण में नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुख से अधिक निकलती है। जैसे आंत है, गांव, चिड़िया आदि। फिर है अनुस्वार की ध्वनि प्रकट करने के लिए वर्ण पर बिंदु लगाया जाता है, क्योंकि यह एक व्यंजन ध्वनि है। और अनुनासिक स्वरों पर क्या होता है? चंद्रबिंदु लगाया जाता है। तत्सम शब्दों में अनुस्वार लगता है, जैसे अंगुष्ठ, दंत, अंत्र, ये सब क्या हैं? तत्सम ध्वनियाँ हैं या तत्सम शब्द हैं। फिर तद्भव रूपों में चंद्रबिंदु लगता है, जैसे अंगूठा, दांत, आंत, गांव, आंगन, सांचा, आँख, अंगना आदि। तो आपने देखा कि अनुस्वार और अनुनासिक ध्वनियों में अंतर क्या है। फिर उसके उपरांत क्या है? कुछ और भी महत्वपूर्ण चीज़ों को हम देखेंगे जो आपके लिए वर्णमाला भाग के अंतर्गत बहुत ही उपयोगी हैं, जिसे आपका संज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। जैसे भाषा की सार्थक इकाई क्या है? तो भाषा की सार्थक इकाई क्या है? वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। यानी पहले वाक्य पूरा हो गया, जो भाषा की सार्थक इकाई है। और वाक्य से छोटी इकाई क्या है? उपवाक्य है। और उपवाक्य से छोटी इकाई क्या है? पदबंध। यानी कई पदों को मिलकर के उपवाक्य बनता है, तो पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई कौन सी है? पद यानी कि शब्द। शब्दों से पदबंध बनता है, इसलिए क्या है? शब्द पदबंध से छोटी इकाई है। फिर पद से छोटी इकाई क्या है? तो पद से जो छोटी इकाई है वो है अक्षर। और अक्षर से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि, या इसको हम वर्ण कहते हैं। और सबसे जो छोटी इकाई है वो ध्वनि या वर्ण ही होती है। फिर इसी में और हम जानते हैं, जैसे राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और मा, एवं वर्ण चार हैं, रा है, बड़ा आ है, माँ है, छोटा आ है। इन चार वर्णों को मिलकर के क्या बना है? दो अक्षर। और दो अक्षरों को मिलकर के बना है क्या? राम शब्द। वर्ण क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई ध्वनि है, और इसी ध्वनि को वर्ण भी हम कहते हैं। सारा का सारा विषय ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक एक बिंदु बहुत ही महत्वपूर्ण है, और हर जगह से आपके प्रश्न बनेंगे। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है।
और इसी ध्वनि को हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं। और वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी वर्णों का समूह तो होना ही होना है, लेकिन समूह भी कैसा होगा? व्यवस्थित समूह होगा। कोई इधर उधर से मिला करके कहीं से कुछ बना देंगे, वो क्या है? वर्णमाला नहीं मानी जाएगी। वर्णमाला हम उसे ही कहेंगे जो क्या होगा? वर्णों का व्यवस्थित समूह। फिर जो है, अब हम देखेंगे विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए वर्णमाला से संबंधित कुछ प्रश्न जो आपके लिए भी महत्वपूर्ण हैं। वह छोटी से छोटी इकाई जिसके क्या है? टुकड़े नहीं हो सकते हैं, उसे क्या कहते हैं? वर्ण। वर्ण क्या है? वर्ण को आप अलग अलग नहीं कर सकते और ना ही उसको कोई टुकड़े कर पाओगे। उच्चारण के आधार पर वर्ण के भेद कितने हैं? 2। जिन वर्णों के उच्चारण में दूसरे वर्णों की सहायता की आवश्यकता नहीं होती है, उन्हें क्या कहते हैं? स्वर। यानी जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं। फिर क्या है? दीर्घ स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 7 मानी गई है। अभी आपने ऊपर देखा था। फिर क्या है? किसी स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा। यानी एक मात्रा का समय लगा है तो ह्रस्व होगा, 2 मात्राओं का समय लगा है तो दीर्घ होगा, और 2 मात्राओं से अधिक का समय लगता है तो क्या है? उसे प्लुत स्वर कहते हैं। टा वर्ग से संबंधित व्यंजन कौन सा है? तो यानी टाठा डाढ़ा अणा, ये सब क्या है? टा वर्ग से संबंधित व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या कितनी मानी गई है? 11 मानी गई है। फिर है, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो आपको बताया गया है अभी कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? वर्ण है। कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? काखा गाघा अंगा। मूर्धन ध्वनियाँ कौन सी हैं? टाठा टाठा अड़ा। अल्प प्राण वर्ण कौन है? कागा। और नासिक के व्यंजन कौन से हैं? अंगा, इया, अड़ा, ना, मा। इनकी संख्या कितनी है? 5 हैं, क्योंकि ये क्या है? पांचों वर्ग के अंतिम वर्ण हैं। फिर है, ए और ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? तो इनको कंठ और तालव्य कहते हैं। अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अंक और आह, ये दोनों क्या हैं? अयोगवाह हैं। किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? तो दिल्ली में क्या है? द्वित्व व्यंजन है। द्वित्व व्यंजन उसे कहते हैं जिस व्यंजन का प्रयोग 2 बार हुआ हो। फिर है, शा, शा, सा, हा कौन से व्यंजन कहलाते हैं? यानी इनको क्या कहते हैं? तो इनको संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं, ऊष्म व्यंजन भी कहते हैं। कौन सा घोष वर्ण है? तो ये माँ हमारा क्या है? घोष वर्ण है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी मानी गई है? यानी स्वर और व्यंजनों को मिलाकर, तो इनकी संख्या 52 मानी गई है। फिर है अगला प्रश्न कि छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? तो ये संयुक्त वर्णों के अंतर्गत आती है, क्योंकि ये क्या है? 2 व्यंजनों के योग से बना है। अघोष वर्ण कौन सा है? तो सा क्या है? ये महाप्राण है, लेकिन क्या है? ये अघोष है। और भी इसके अंतर्गत बड़ी ही महत्वपूर्ण चीजें हम देखते हैं, जैसे कि घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो आपने अभी ऊपर भी जाना था, क्या? काखा गाघा अंगा, ये सब क्या है? कंठ ध्वनियाँ हैं। संयुक्त व्यंजन है, ये ज्ञा संयुक्त है, चूंकि ये क्या है? जा और इया के योग से बना हुआ है। फिर है, ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? तो ये जा और इया के संयोग से बना है। फिर है, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आएगा? तो छा किसके बाद आया? अभी आपको बताया था, का के बाद में छा आता है। हिंदी की शा ध्वनि है, तो ये सा क्या है? तालव्य है और अघोष है, लेकिन क्या है? महाप्राण है। फिर है, छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये
का और शा के योग से बना है। यारा अलावा किस प्रकार के व्यंजन हैं? अंतस्थ व्यंजन हैं। महाप्राण वर्ण का अर्थ क्या है? जिनके उच्चारण में श्वास अधिक निकलती है और अधिक समय लगता है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? 52 है। ये प्रश्न बार बार पूछा गया है तमाम सारी परीक्षाओं में। फिर है अगला प्रश्न, जिनका उच्चारण ऊपर के दांतों पर जीभ लगाने से होता है, उनको क्या कहते हैं? उनको दंत वर्ण कहते हैं। ऊष्म व्यंजन है शा, शा, साहा, ये क्या है? ऊष्म है। फिर है शा ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है? तालु है और ये तालव्य वर्ण है। अंगा का उच्चारण स्थान क्या है? ये नासिक के है। इसमें क्या है? नासिका का हमारी प्रयोग होता है। नासिका मतलब नाक जिसे आप कहते हो। अपनी अपनी नाक सारे लोग देख लीजिए। फिर क्या है? अयोगवाह कहा जाता है। तो अयोगवाह किसके कहते हैं? अभी आपको हमने बताया। जो अनुस्वार है और विसर्ग है, इन दोनों को क्या है? अयोगवाह कहा जाता है। अर्धस्वर कौन से हैं? तो यारा लावा जो हैं, जिनको आप अंतस्थ कहते हैं, इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो टाठा, डाढ़ा, आढ़ा, ये सब क्या है? मूर्धन्य व्यंजन हैं। फिर है अयोगवाह कहा जाता है, तो विसर्ग और अनुस्वार को अयोगवाह कहा जाता है। फिर है छा वर्ण किसके योग से बना है? तो ये आधा का और षटकोण वाले सा के योग से बना है। दंत वर्ण है ताथा, दाधा, ना, ये सब क्या है? दंत हैं। हिंदी शब्दकोश में अंक आह वर्ण से पहले आता है। कहाँ आता है? पहले आता है। फिर अब हम अनुप्रेक्षा देखते हैं। बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें इस अनुप्रेक्षा में कही गई हैं। क्या है अनुप्रेक्षा? अनुनासिक और निरनुनासिक। हिंदी में स्वरों का उच्चारण अनुनासिक और निरनुनासिक होता है। अनुस्वार और विसर्ग, अनुस्वार और विसर्ग व्यंजन है। क्या है? व्यंजन है, जो स्वर के बाद व स्वर से स्वतंत्र आते हैं। फिर क्या है? अनुनासिक। क्या है अनुनासिक? ऐसे स्वरों का उच्चारण नाक और मुंह से होता है और उच्चारण में लघुता रहती है, जैसे गांव, आंख, दांत आदि। फिर क्या है? निरनुनासिक। केवल मुंह से बोले जाने वाले सस्वर वर्णों को निरनुनासिक कहते हैं, जैसे अपना, आप, इधर, उधर, पर आदि। ये सब क्या हैं? निरनुनासिक हैं। फिर हम देखेंगे क्या? विसर्ग। यह व्यंजन है और इसका उच्चारण हा की तरह होता है। संस्कृत भाषा में इसकी व्यवहारिकता विद्यमान है, जबकि हिंदी भाषा में इसका अभाव होता जा रहा है, किंतु तत्सम शब्दों के प्रयोग में आज भी उपयोग होता है, जैसे स्वतः, दुख, अतः आदि। तो इनमें सब में क्या है? विसर्ग का प्रयोग हुआ है। फिर हम देखेंगे स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। क्या है? स्वर ध्वनियों का सामान्य परिचय। जीभ का भाग। तो जीभ के भाग के आधार पर स्वर ध्वनियों को 3 भागों में बांटा गया है: अग्रभाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अग्रभाग में कौन कौन से स्वर आते हैं? छोटी ई, बड़ी ई, ए, ऐ। और मध्य भाग में कौन सा वर्ण स्वर आता है? छोटा आ। पश्च भाग में कौन कौन आता है? छोटा ऊ। जब बोले तो जिह्वा हमारी पीछे गई, बड़ा ऊ, जिह्वा हमारी पीछे गई, ओ पीछे की तरफ गई, औ पीछे की तरफ, आ ये भी पीछे की तरफ, आ ये भी पीछे की तरफ। फिर जो है मुखाकृत के आधार पर, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। तो मुखाकृत के मतलब मुख का स्वरूप हमारा कैसा बनता है जब इनको हम बोलते हैं। तो सबसे पहले क्या है? मुखाकृत के आधार पर ये स्वरों के भेद हैं: संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध विवृत्त स्वर, विवृत्त स्वर। अग्रभाग यानी जीव के भाग के आधार पर, तो अग्रभाग में क्या है?
छोटी ई है, बड़ी ई है, ए है, आई है, और मध्य भाग के आधार पर क्या है? केवल छोटा आ है। पश्च भाग के आधार पर क्या है? छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ। पश्च भाग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 6 है। और मध्य भाग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 1 है। अग्र भाग के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। तो समृद्ध स्वर कितने हैं? 4 हैं। अर्ध समृद्ध स्वर कितने हैं? 2 हैं। अर्ध विवृत स्वर कितने हैं? 4 हैं। विवृत स्वर कितने हैं? 1 हैं। ठीक है। अब हम देखेंगे ओष्ठाकृत के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण, यानी ओठ की आकृति हमारी कैसे बनती है जब हम इन स्वरों को बोलते हैं या उच्चारण करते हैं। तो ओष्ठ आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के, वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी। वृत्तमुखी में क्या है? जिसमें वृत्त बनता है हमारे मुंह में, ओठों के क्या है? वृत्त बनेगा। जैसे छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ, आ, यानी इनको जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख में क्या है? एक वृत्त बनता है। और जिनके बोलने में जिन स्वरों के उच्चारण में वृत्त नहीं बनता है उनको आवृत्तमुखी कहते हैं। जैसे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, ए, आए। फिर क्या हम देखेंगे अब? मात्रा विचार। ये भी बहुत ही आवश्यक चीज आपके जानने के लिए है कि मात्रा विचार हम स्वरों के अंतर्गत कैसे करेंगे या कैसे पहचानेंगे। तो मात्रा विचार में क्या है? मात्रा की परिभाषा हम देखते हैं। जब स्वरों का प्रयोग व्यंजनों के साथ मिलकर किया जाता है तब उनका स्वरूप बदल जाता है और उन्हें मात्रा कहते हैं। स्वरों की मात्राएं अब हम देखेंगे, यानी स्वर है एक तरफ, दूसरी तरफ मात्राएं हैं और आगे हैं शब्द। ये क्या है? छोटा आ है, तो छोटा आ की कोई मात्रा नहीं होती है। फिर है बड़ा आ, बड़ा आ की एक ये मात्रा है, एक डंडा होता है। जैसे कि काम, काम में क्या है? बड़ा आ लगा है। फिर है छोटी ई, छोटी ई की ये मात्रा है, आप देख रहे हैं। शब्द है किसलय, किसलय में छोटी ई की में लगी है। फिर है बड़ी ई, बड़ी ई की ये मात्रा है। शब्द है खीर, खा में बड़ी की मात्रा लगी है। स्वर है छोटा ऊ, मात्रा आप ये देख रहे हैं। शब्द है गुलाब, गु में क्या है? बड़ा ऊ की मात्रा लगी है। फिर है बड़ा ऊ, और मात्रा क्या है? ये आप देख रहे हैं। शब्द है भूल, तो भा में क्या है? बड़े ऊ की मात्रा लगी हुई है। फिर है री से ऋषि, ये स्वर है, मात्रा आप ये देख रहे हैं। शब्द बना है तृण, तो त्रि है क्या? ये मात्रा लगी हुई है। स्वर है ए, मात्रा आप ये देख रहे हैं। और ये है शब्द केश, तो का में क्या है? ए की मात्रा लगी है। फिर है आय, आय की मात्रा है। शब्द है है पर 2 पाई लगी है, ये क्या है? आय की मात्रा है। फिर है स्वर ओ, ये आप मात्रा ओ देख रहे हैं। फिर शब्द है चोर, तो चा में क्या है? ओ की मात्रा लगी है। फिर स्वर है औ की मात्रा आप देख रहे हैं। और शब्द है चौखट, तो चा में क्या है? औ की मात्रा लगी हुई है। फिर हम देखेंगे हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण। तो हिंदी व्यंजनों का वर्गीकरण सबसे पहले 2 प्रकार से है। एक है स्थान के आधार पर, दूसरा है प्रयत्न के आधार पर। स्थान के आधार पर पहले है वर्ग, उच्चारण स्थान, फिर है वर्ण नाम। का वर्ग में क्या है? काखा गाघा अंगा है। उच्चारण स्थान कंठ यानी गले के मुख्य भाग से, और इसको कहते हैं कंठ वर्ण। फिर है चा वर्ग, चाछा जाझा इया, और बा और अंतस्थ व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। इसका क्या है? उच्चारण स्थान तालु, तालु की छत का पिछला भाग, और इनको क्या है? तालव्य वर्ण कहते हैं। फिर है टा वर्ग, यानी टाठा डाढ़ा आड़ा, और डाढ़ा और ऊष्म का शा। इसका उच्चारण स्थान है मूर्धा, यानी मुंह के भीतर छत का अगला भाग, इनको मूर्धन्य व्यंजन
कहते हैं। फिर है ता वर्ग। ता वर्ग में क्या है? ता था दा था ना, और इसका उच्चारण स्थान है दांत, ऊपरी दांतों के निकट से, और इनको दंत वर्ण कहते हैं। फिर है पा वर्ग। पा वर्ग में पाफा बाभा मा वर्ण आते हैं, और इनका उच्चारण स्थान दोनों होठों से होता है, इनको ओष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर है ना सा जा रा ला, ये क्या है? वर्त्स व्यंजन कहलाते हैं। इनका स्थान है दांतों के पीछे का कठोर हिस्सा, इनको वर्त्स वर्ण भी कहते हैं। फिर है बा और फा, दांतों के निचले होंठ तथा ऊपरी दांतों से इनका उच्चारण स्थान है, इनको दंतोष्ठ वर्ण कहते हैं। फिर है हा, ये स्वरतंत्र से इनका उच्चारण स्थान है, इनको स्वरतंत्री वर्ण हा को कहते हैं। फिर और भी इसके अंतर्गत तमाम सारी चीज़ों को अभी हम देखने वाले हैं, जैसे कि प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। प्रयत्न मतलब प्रयास के आधार पर, यानी बोलने में हमको क्या क्या प्रयास करना पड़ता है, या हमारी जिह्वा को क्या प्रयास करना पड़ता है, या मुख विवर से जब ये बोले जाते हैं तो किसके प्रयास से बाहर निकलते हैं। तो प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। उच्चारण अवयवों द्वारा अवरोध की प्रकृति के आधार पर जो व्यंजनों का वर्गीकरण है वो है स्पर्शी व्यंजन, संघर्षी व्यंजन, स्पर्श संघर्षी व्यंजन, अंतःस्थ व्यंजन, उत्क्षिप्त व्यंजन और अयोगवाह व्यंजन। अंतःस्थ के आधार पर क्या है? अंतःस्थ के आधार पर अर्धस्वर, तो या और वाह हमारे क्या हैं? अर्धस्वर हैं। और रा क्या है? ये लुंठित वर्ण है। ला क्या है? ये पार्श्विक वर्ण है। फिर स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसके आधार पर पहला भेद है अघोष व्यंजन। इन ध्वनियों के उच्चारण में क्या है? आपको हमने ऊपर कई बार बताया कि स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, अर्थात झंकार नहीं होती है। प्रत्येक वर्ग का पहला दूसरा वर्ण तथा फा शा शा सा अघोष है। फिर क्या है? स्वर तंत्रियों में उत्पन्न कंपन के आधार पर दूसरा भेद है सघोष व्यंजन। किसे कहते हैं सघोष? इन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन होता है। प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण तथा अड़ा, ढा, जा, या, रा, ला, वा, हा एवं सभी स्वर क्या हैं? सघोष व्यंजन कहलाते हैं। अब हम देखेंगे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन, समझेंगे कहाँ कहाँ पर अघोष व्यंजन है और कौन कौन से सघोष व्यंजन है। प्रथम का, द्वितीय खा, तृतीय गा, चतुर्थ घा, पंचम अंगा। तो का खा क्या है? अघोष हैं। गा घा अंगा ये क्या है? सघोष हैं। चा छा अघोष हैं। जा झा इया और जा ये क्या हैं? सघोष हैं। टा ठा अघोष हैं। डा ढा अड़ा ये अड़ा और ढा ये क्या हैं? सघोष हैं। ता था ये अघोष हैं। दा धा ना ये क्या हैं? सघोष हैं। पा फा अघोष हैं। बा भा मा ये सब क्या हैं? सघोष हैं। फिर है इसी में शा शा सा या रा ला वा हा। फिर हम देखते हैं श्वास या प्राण की मात्रा के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तो इसमें क्या है? अल्प प्राण, अल्प माने कम, प्राण माने वायु। तो प्राण का अर्थ होता है वायु। इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा कम होती है। प्रत्येक वर्ग का प्रथम, तीसरा, पंचम वर्ण तथा यारा लावा अंतस्थ जिनको कहते हैं ये सब क्या हैं? अल्प प्राण होते हैं। फिर महाप्राण, महा माने ज़्यादा, प्राण माने वायु, यानी इनके उच्चारण में फेफड़ों से बाहर निकलने वाली वायु की मात्रा
अपेक्षाकृत अधिक होती है। प्रत्येक वर्ग का दूसरा चतुर्थ वर्ण तथा शा, षा, सा, हा यानी ऊष्म चारों ये सब क्या हैं? महाप्राण होते हैं। अब तालिका के माध्यम से हम देख लेते हैं अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजन या वर्ण कौन कौन से हैं। चलिए देखते हैं। तो का, गा, अंगा ये क्या है? पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण। और खा, घा यानी दूसरा चौथा क्या है? महाप्राण। चा, जा और इया ये क्या है? अल्प प्राण। छा और झा ये है महाप्राण। फिर टा, डा और अड़ा, ढा ये क्या है? अल्प प्राण। फिर ठा, ढा और ये वाला ढा क्या है? महाप्राण है। ता, दा, ना यानी पहला, तीसरा, पंचम ये अल्प प्राण है। फिर था और घा यानी दूसरा और चौथा ये महाप्राण है। फिर पा और बा, मा ये अल्प प्राण है। फिर फा और भा ये क्या है? महाप्राण है। फिर या, रा, ला, वा ये क्या है? अंतस्थ हैं लेकिन क्या है? अल्प प्राण है। और शा, शा, सा, हा ये सब क्या है? महाप्राण वर्ण है, लेकिन इनको ऊष्म वर्णों के अंतर्गत भी रखा गया है। फिर है वायु के नासिका के निकलने के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे देखते हैं, नासिक एवं निरनुनासिक व्यंजन। जिन व्यंजन ध्वनियों के उच्चारण में वायु मुख के साथ साथ नासिका मार्ग से भी बाहर निकलती है, इनको नासिक की ध्वनियां कहा जाता है। फिर क्या है? निरनुनासिक या मौखिक ध्वनि, जिनके उच्चारण में नासिका मार्ग बंद रहता है, वायु केवल मुख से ही बाहर निकलती है, उसे क्या है? निरनुनासिक या मौखिक ध्वनि कहा जाता है। फिर नासिक की ध्वनियाँ, हिंदी में पंचम वर्गीय व्यंजनों के अंतिम पांचवें व्यंजन जो हैं, जैसे कि अंगा, इया, अड़ा, ना, मा, इन्हीं को क्या है? नासिक की ध्वनियाँ कहा जाता है। फिर उसके बाद में हम जानेंगे अब अनुस्वार और आगत ध्वनियाँ। अनुस्वार यानी हमने आपको बार बार अभी बताया, जो किसी वर्ण के ऊपर, किसी शब्द के ऊपर जो आप अंक बिंदी जैसा देखते हैं, अनुस्वार होता है। अनुनासिक ये सब क्या है? नासिक ध्वनियों के अंतर्गत आते हैं। फिर आगत ध्वनियाँ कौन सी हैं? आप देख रहे हैं का, खा, गा, जा, फा, इनके नीचे बिंदी जैसा लगा दिख रहा है, इसको नुक्ता कहते हैं। ये विदेशी ध्वनियाँ हैं, यानी विदेशी ध्वनियाँ हिंदी में आई हैं, इसलिए इनको आगत ध्वनि कहा गया है। आपको का, खा, गा, जा, फा ये पांचों वर्णों को आपको ध्यान में रखना है। फिर क्या है? हिंदी में कुछ नव विकसित ध्वनियाँ, यानी नई विकसित जो ध्वनियाँ हैं, लेकिन क्या है? हमारी हिंदी में ग्रहण की गई हैं, बराबर प्रयोग में आ रही हैं। जैसे अड़ा आप देखते हैं इस तरह से भी बनता है, ढा इस तरह से भी बनता है, आधा नाहा, आधा माहा, आधा लाहा। हिंदी के संरचनात्मक विकास का परिणाम अड़ा तथा ढा क्रमशः डा ढा के विकसित हुए हैं। हिंदी में डा ढा व्यंजन तो शब्द के आरंभ में व्यंजन गुच्छों में ही बोले जाते हैं, लेकिन क्या है? ये जो आप ढा और ढा देख रहे हैं, इनका हिंदी में क्या है? नया विकास हुआ है, नई विकसित व्यंजन की ध्वनियाँ हैं। फिर ना, ला तथा मा अल्प प्राण व्यंजन हैं। आज इनके महाप्राण रूप आधा नाहा, आधा माहा, आधा लाहा स्वतंत्र व्यंजनों की भांति विकसित हो गए हैं, जो ना, मा, ला के स्थान पर प्रयुक्त होकर शब्द के अर्थ परिवर्तन की क्षमता रखते हैं। जैसे कि क्या है? आप देख रहे हैं काना, कुमार, कान्हा, कुम्हार, आला, आल्हा आदि। फिर अब हम देखेंगे संयुक्त व्यंजनों का स्वतंत्र प्रयोग। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन शब्द का अर्थ है जहां दो या
दो से अधिक व्यंजनों का संयोग रहा हो उसे ही संयुक्त कहेंगे। जैसे छा क्या है, आधा का और शा से बना है। त्रा क्या है, आधा ता और रा के योग से बना है। ज्ञा क्या है, आधा जा और इया के योग से बना है। श्रा क्या है, आधा शा और रा के योग से बना है। संयुक्त व्यंजनों को व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखने योग्य है। इनको क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजनों का दूसरा नाम व्यंजन गुच्छ भी कहते हैं। इनकी पहचान यही है कि एक से अधिक व्यंजन एक साथ आकर गुथ जाते हैं, इसलिए इनको व्यंजन गुच्छ कहते हैं तथा इन व्यंजनों के मध्य में कोई स्वर नहीं आता है। जैसे कि हम देखते हैं सप्ताह, तो सप्ताह में क्या है? आधा पा है और ता है। स्वप्न में क्या है? आधा पा है और ना है। स्त्री में क्या है? आधा ता है और रा है। राष्ट्रीय में क्या है? आधा शा है, आधा टा है और रा है। विख्यात में क्या है? आधा खा है और या है। लक्ष्य में क्या है? आधा का है, आधा शा भी है और या है। अब हम जानेंगे व्यंजन द्वित्व। जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं, यानी क्या है? जब समान व्यंजन संयुक्त होते हैं यानी समान व्यंजन आपस में मिले होते हैं, तब वे व्यंजन क्या कहलाते हैं? द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। जैसे पक्का, तो पक्का में क्या है? आधा का है, पूरा क्या है, लेकिन ये समान व्यंजन है और मिले हुए हैं। बच्चा में क्या है? आधा चा है, पूरा चा है। ये समान व्यंजन है लेकिन आपस में दोनों चा मिले हुए हैं। अड्डा, तो अड्डा में क्या है? आधा डा है, पूरा डा है, लेकिन दोनों डा समान है, आपस में मिले हुए हैं। 70 में क्या है? आधा ता है, पूरा ता है, लेकिन समान व्यंजन है, दोनों ता आपस में मिले हुए हैं। ऐसे ही 80 है, 90, इक्का आदि। यानी द्वित्व का मतलब सिर्फ आप इतना जान लीजिए जहां पर दो व्यंजन एक तरह के एक साथ में हो। फिर हम देखेंगे इसी में विशेष तथ्य। विशेष तथ्य क्या है? यानी हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। यानी हिंदी में दो महाप्राण व्यंजन क्या है? कभी द्वित्व होकर नहीं आते हैं। जैसे कि पहला व्यंजन हमेशा अल्पप्राण ही होगा। जैसे अक्षा, तो अच्छा में आ क्या है? अल्पप्राण है। बुद्धू में भू अल्पप्राण है। मट्ठा में माँ अल्पप्राण है। पत्थर में पा अल्पप्राण है। मक्खी में माँ अल्पप्राण है। तो दोस्तों, आज आपने हिंदी वर्णमाला के व्याख्या भाग के अंतर्गत वर्णमाला का पूरी तरीके से ऑपरेशन करते हुए देखा और मैं आशा करता हूँ कि वर्णमाला विषय के अंतर्गत इसके बाहर भारतवर्ष की किसी भी परीक्षा के अंतर्गत एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ऐसा मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। इसलिए आप सभी इस कक्षा को बहुत ही बारीकी से, बहुत ही चिंतन मनन के साथ में बार बार कई बार देखिएगा और यदि सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को कृपया लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और यदि अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबा लें ताकि आगे आपको और ऐसी ही बड़ी महत्वपूर्ण कक्षाएं समय पर उपलब्ध होती रहें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।